नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और साथ ही हमारे मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि आज जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुपर सोमवार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किसान सम्मान निधि जारी की, कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया और साथ ही आज शाम में गुजरात में जन आरोग्य कार्ड की भी शुरुआत करने वाले हैं। आज की हमारी जो खास चर्चा होगी वो ये कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों और पूछताछ पर भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है फुल राजनीतिक ड्रामा, इसी पर होगी खास चर्चा। साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए 2 दशक से भी ज्यादा समय के बाद आज आखिरकार वोटिंग हो रही है, और बात यह भी कि क्या बिहार में 90 के दशक वाला जंगल राज लौट गया है, चलती हुई ट्रेन में लूटपाट हुई है। इन सब पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त की जारी। पीएम मोदी ने पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक किया लॉन्च। खेती किसानी से जुड़ी कई योजनाओं का भी किया शुभारंभ। पीएम ने कहा सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज गुजरात में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा पीएम जय एमए कार्ड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई कर रही है पूछताछ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है सीधा मुकाबला। और ओआरएस के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का 88 साल की उम्र में कोलकाता में निधन। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ओआरटी को प्रचलित करने का दिया जाता है श्रेय। तो ये थी हेडलाइंस इस वक्त की, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं उन पर सवाल जवाब की शुरुआत। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जन कल्याणकारी कार्यक्रम के सुपर सोमवार की। लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का आज सुपर सोमवार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का तो उद्घाटन किया ही, शाम में भी उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त को पीएम मोदी ने जारी कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक को लॉन्च किया है। पीएम ने इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ किया, और पीएम ने ये जो राजधानी दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित कार्यक्रम है, इसमें 500 से अधिक कृषि स्टार्टअप को भी संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर एक बात कही है कि सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी किसानों के लिए सरकार समर्पित है। और दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात में जन आरोग्य योजना कार्ड वितरण का शुभारंभ करने वाले हैं। आज शाम 4 बजे वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा पीएम जय एमए कार्ड। क्या कुछ इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कहा है, पहले इसे सुन लेते हैं और फिर जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से।
पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। तो प्रधानमंत्री के ये शब्द कार्यक्रम में, जिसमें उन्होंने खास तौर पर कहा है कि अन्नदाता किसान का कल्याण प्रधानमंत्री के लिए, उनकी सरकार के लिए प्राथमिकता है, और कई कार्यक्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया है इस कार्यक्रम में, जो कि राजधानी दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित किया गया है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन तो उन्होंने किया ही है, साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि है उनका भी, उसकी किस्त भी जारी की है। ये देखिए, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया है। और ख़ास तौर पर ये जो कार्यक्रम है उनका भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक ई पत्रिका का भी विमोचन किया है। 12वीं किस्त जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की है उसे भी जारी की गई है। 16,000 करोड़ रुपए और 8 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा इस सम्मान निधि से। तो प्रधानमंत्री ने कई कार्यक्रमों का आज शुभारंभ किया जो किसान के कल्याण के लिए, अन्नदाता के कल्याण के लिए समर्पित है। इस पर करेंगे चर्चा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम इस वक्त। और जब ब्रेक पर हम गए थे उससे पहले हमने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री ने आज किसान के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। उनमें से कई कार्यक्रमों का हमने जिक्र किया और ज्यादा ब्यौरा लेने के लिए जुड़ रहे हैं हम अपने संवाददाता OP यादव के साथ जो वहां पर मौजूद थे। OP, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण, अन्नदाताओं का कल्याण सबसे ऊपर है और कई परियोजनाओं की उन्होंने शुरुआत की, किसान सम्मान निधि, उर्वरक एक राष्ट्र योजना जो है वो, साथ ही और भी कई तरह की योजनाएं। क्या क्या प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने संबोधन में और कौन सी बातें कहीं? OP जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा स्थित मेला ग्राउंड में देश भर के 1 करोड़ से भी अधिक किसानों को सीधे और प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार न केवल देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के भी लगातार प्रयास कर रही है। बीते 8 साल की अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने न केवल अन्नदाता को केंद्र बिंदु में रख के योजनाएं बनाई है,
बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों को इन योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए लगातार काम भी किया है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह मेला ग्राउंड में पहुंचते ही पूसा किसान समृद्धि मेले का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद 16,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए स्थानांतरित की। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके खाते में सीधे पैसे स्थानांतरित होते, फोन की घंटी बजी और एक मैसेज आया तो उन किसानों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 किसान समृद्धि केंद्र जो हैं, जहां पर यूरिया, डीएपी और पोटास की बिक्री के लिए भविष्य में एक नया बाजार बनेगा, इसका उद्घाटन किया। क्योंकि आप देखते हैं बीते कई सालों से हम देखने में आ रहा है कि पिछली सरकारों के दौरान यूरिया की किल्लत रहती थी, कालाबाजारी होती थी और किसानों को समुचित मात्रा में यूरिया की आपूर्ति नहीं होती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब जितने भी देश में तकरीबन 2,43,000 खुदरा बिक्री केंद्र हैं जो उर्वरकों के, उनको किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने का काम किया है। क्योंकि वहां पर न केवल किसानों को खाद भी मिलेगा बल्कि कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक की जानकारी उनके गांव और घर में बैठे ही मिलेगी। तो इस तरह की तमाम योजनाओं की प्रधानमंत्री ने न केवल आज शुरुआत की बल्कि 2047 के नए भारत की संकल्पना किसानों के सामने रखने का काम किया। प्रधानमंत्री ने दीपावली का पर्व है और किसानों को सौगात देते हुए जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की जो राशि सीधे उनके खाते में जारी की, उसी तरह बहुत सारी योजनाओं की सौगात देकर उनको भविष्य में खुशहाल और संपन्न बनाने का एक नया काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में जो मौजूद किसान थे जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित करवाना भारत सरकार की न केवल बड़ी पहल है बल्कि भारत की अधिकांश आबादी जो सूखा प्रदेश है वहां पे बाजरा, रागी और इस तरह की फसलें होती है उनके वाजिब दाम दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों को ड्रोन की तकनीक और आधुनिक कृषि तक पद्धति और जो कृषि के साथ नवाचार कर कम लागत में अधिक उत्पादन लेने की पद्धतियां, इन सभी के बारे में न केवल विस्तार से बताया बल्कि कहा कि तकरीबन 1500 जो स्टार्टअप की कंपनियां यहाँ अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है, ये कंपनियां कृषि में न केवल भविष्य में नवाचार का माध्यम बनेगी बल्कि किसानों की खुशहाली कैसे हो, उनको कम लागत में उत्पादन कैसे मिले और सीमित संसाधनों में अधिक आय कैसे हो, इन सभी तकनीक से रूबरू कराने का बड़ा जरिया बनेगी। तो निश्चित तौर पर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान न केवल किसान देश भर के आए हुए यहाँ जो है वो तकनीक जानेंगे बल्कि किसान गाँव में जाकर अपने खेतों में इसको प्रायोगिक तौर पर लागू भी करेंगे। इस कार्यक्रम में तकरीबन 16,000 किसान मौजूद थे। इसके अलावा 1500 स्टार्टअप कंपनियां थी। इसके अलावा बैंकर, कृषि से जुड़े नीति निर्धारक और जो स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। तो सभी को संबोधित प्रधानमंत्री ने केवल एक भाषण के तौर पर किया बल्कि एक संवेदनात्मक बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अन्नदाता का प्राथमिकता में लगाओ पहले दिन से सरकार का रहा है और यही वजह की जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी प्रधानमंत्री किसानों के संबंध में बोलते हैं तो न केवल कुछ न कुछ किसानों को इसमें घोषणा करते हैं बल्कि नई नीति और योजनाएं लागू करने के अलावा नवाचार भी करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो आज का कार्यक्रम एक सम्मेलन भर नहीं रहा बल्कि आने वाले दिनों में भारत की कृषि व्यवस्था में नया बदलाव, आधुनिक कृषि पद्धतियों को किसानों को अपनाने के तरीके और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का एक बड़ा जरिया है। बिल्कुल ओपी, ये निश्चित तौर पर किसानों को मजबूत बनाने, किसानों के सम्मान के लिए ये बहुत बड़े कार्यक्रम है और इसी के लिए हम आज कह रहे हैं कि आज कल्याणकारी कार्यक्रमों का सुपर सोमवार है क्योंकि शाम में गुजरात में 50 लाख लोगों को जन आरोग्य कार्ड भी मिलने वाले हैं। तो आज निश्चित तौर पर कल्याणकारी योजनाओं का सुपर सोमवार है। वक्त है एक ब्रेक का और हम ब्रेक पर जाने से पहले एक बार चर्चा करते हैं कि आज की जो हमारी खास चर्चा है, जो हमने आपको बताई थी कि दिल्ली में जो शराब नीति के मामले में धांधली हुई है उसमें आज फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है सीबीआई की, लेकिन फुल ड्रामा हो रहा है। दिल्ली शराब नीति पर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से आज भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से कर रही है। पिछले नवंबर में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर कोविड महामारी के बीच रेवेन्यू बढ़ाने का उद्देश्य बताया था, लेकिन धांधली की खबर आने और मामले में उपराज्यपाल की जांच की सिफारिश के बाद इस नीति को आनन फानन में वापस ले लिया। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले आज मनीष सिसोदिया पार्टी कार्यालय गए और इसके बाद बापू की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में इस सीबीआई पूछताछ को गुजरात चुनाव से जोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा है
कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे और ये लोग मनीष को तब तक जेल में ही रखेंगे। भविष्यवक्ता की तरह बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक ऐसा ही आरोप केजरीवाल ने 1 महीना पहले भी लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खरीद रही है। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल अपने आरोपों के पक्ष में कोई भी सबूत नहीं दे सके, बार बार मांगने के बावजूद। शराब घोटाले और तथाकथित विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और उसमें क्या उन्होंने चर्चा की कि चर्चा सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गुणगान और सरकार की उपलब्धि पर ही हुई और कोई भी जो आरोप थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा उनके विधायकों को मार्शल से बाहर फेंक दिया। आबकारी नीति में घोटाले के आरोप के बाद सीबीआई मामले में जांच कर रही है और अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि पुरानी नीति को बदलकर अचानक नई शराब नीति बनाने का फैसला क्यों लिया गया था, और यह भी कि फिर धांधली जो ही सामने आई उसके बाद नई शराब नीति को आनन फानन में वापस क्यों ले लिया। क्या दाल में कुछ काला है? यही सब बातें हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला किया है। क्या कुछ कहा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने, सुनिए। स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को करोड़ों करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर इन आरोपों को लेकर, और क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में। हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इसके साथ ही हमारे साथ पीयूष जोशी जो आम आदमी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत तीनों का। मैं पहले शुरुआत अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से करता हूं। उर्मिलेश, आप शायद सीबीआई हेडक्वार्टर पर खड़े हैं, ये बताइए कि मनीष सिसोदिया को जब आज पूछताछ के लिए आनी थी, पहले पार्टी दफ्तर गए, फिर राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी, ऐसी क्या बात है? ऐसे में जब आपको सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है तो जिस तरह से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी जांच का सामना किया था, तो उसमें इस तरह इतना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को? जी लालचंद, बिल्कुल। आज जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो आज पहली बार उनको जो है सीबीआई जो हेडक्वार्टर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह 11 बजे बुलाया गया था और तब से लेकर के अभी तक जो है 2:15 के आसपास का समय हो गया है। तो हम कह सकते हैं लगभग 4 घंटे का समय होने जा रहा है और सीबीआई के जो अफसर हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया से जो है पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर के सवाल किया जाए लालचंद, तो यहाँ पर जो ये पूरी सड़क जाती है, यहाँ पर दोनों तरफ से जो है बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है। आम आदमी को यहाँ पर आवत जावत जो है उसकी बंद कर दी गई है। रही बात अगर मनीष सिसोदिया की, जैसा कि आप कह रहे थे कि सुबह जो है पहले पार्टी कार्यालय गए, फिर वो जो है महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए, उसके बाद वो जो है सीधा सीबीआई के जो मुख्यालय है यहाँ पर पहुंचे सीजीआई कॉम्प्लेक्स में। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि जो ये सीबीआई का जो छापा पड़ा था, जो आबकारी नीति को लेकर के जो है सीबीआई की जो पूछताछ चल रही है लालचंद जी, इसमें जो पहले ही जो शराब व्यवसायी थे या और जो इसके साथ सहयोगी थे मनीष सिसोदिया की, जो आबकारी मंत्री हैं दिल्ली के, उनके साथ जितने भी व्यवसायी थे पहले ही सीबीआई जो है उनसे पूछताछ कर चुकी है। लिहाजा तमाम और सवालात आज जो है उन पूछने के लिए जो है मनीष सिसोदिया को यहाँ पहुंचाया गया है। तो जिस तरीके से ये पूरा राजनीतिक तरीके से ये सब चीज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो है एक राजनीतिकरण करने की स्थिति में जो है आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। लालचंद जी लौटता हूं आपके पास और मैं शिवम जी से के पास आऊं, उसके पहले डॉक्टर पीयूष जोशी के पास चलता हूं। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, एक बात समझ में मुझे नहीं आती, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे ये पहले ही केजरीवाल जी बता देते हैं, मनीष सिसोदिया फंसने वाले हैं ये पहले ही बता देते हैं, आज तो और हद कर दी, कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे और 8 दिसंबर को रिलीज भी कर देंगे, यानी रिलीज की भी तारीख बता दी।
कितने महान भविष्य वक्ता हैं अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्टर पीयूष जोशी जी। देखिए, एक होता है भविष्य वक्ता और दूसरा होता है स्थिति को परख के, समझ के और ठीक ठीक पढ़ लेने वाला व्यक्तित्व। ठीक है। तो मैं उन्हें भविष्य वक्ता नहीं बोलूंगा, मैं स्थिति को परख के, समझ के, और गुजरात में जो अभी जमीनी स्थिति है वो देखते हुए, जो चुनाव की स्थिति है वो देखते हुए उन्होंने परख के और अपनी समझ के हिसाब से कुछ वक्तव्य दिए हैं। रही बात, एक चीज मैं यहाँ पर और जोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने अभी तक वहां के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसी दिन मनीष सिसोदिया को छोड़ा जाएगा, जेल से बाहर किया जाएगा। देखिए, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, अच्छा, टैक्टिक्स भी हो सकता है। हाँ। मेरा ये मानना है कि टैक्टिक्स भी हो सकता है, या तो इम्प्रिजनमेंट को डिले करवाने का टैक्टिक हो सकता है, हाँ। या ये हो सकता है कि इतना प्रेशर बनाया जाए जिससे गिरफ्तारी थोड़े दिन और टल जाए जी। और यदि सीबीआई मन बना चुकी है गिरफ्तार करने का, क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी बने, उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने जैसे बेनामी संपत्ति के मामले में खारिज किया और कहा कि इस मामले में केस नहीं चलना चाहिए जी। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई आप रीजनेबल रिहाई तो नहीं दी है अभी तक। बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मानी कि रिहाई नहीं दी है, तो रिहाई भी हो जाएगी आगे पीछे। अच्छा। भाई एक कोई व्यक्तित्व है, यदि गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला है शराब का, हर साल जो चल रहा है लगातार इलीगल शराब का, अच्छा। तो उसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है, पर दिल्ली में सीबीआई इंक्वायरी है। तो भाई राजनीति तो केंद्र सरकार कर ही रही है, विपक्ष इसका जवाब तो शिवम जी देंगे। तो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो राजनीति का राजनीतिक तौर पे जवाब दिया जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है शिवम जी, पहले तो ये जवाब दीजिए कि क्या आप चुन करके कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं क्या, जैसा डॉक्टर पीयूष जोशी जी बता रहे हैं? दूसरी बात ये बताइए कि आप लोगों को कुछ पता नहीं लग पाता, लेकिन केजरीवाल जी को गिरफ्तारी की तारीख, रिहाई की तारीख, सब कुछ पता लग जाता है। शिवम जी, कैसे लगता है ये पता? देखिए लालचंद जी, आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ। जिस प्रकार के हथगंडे वो कुछ समय से कर रहे हैं, हाँ। भाई आपने स्वयं कहा, जैसे कि भविष्यवाणी कर दी। अब आप सहयोग करने के लिए, आपसे जांच में सहयोग करने के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाती है और आप पहले भविष्यवाणी कर देते हैं कि साहब उनको अरेस्ट कर लेंगे। इसका मतलब मन में चोर है, इसका मतलब आप खुद गिल्टी, आपको लगता है कि आपने गलती करी तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो ये एक षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल लगातार रचते हैं, लगातार। आप देखिए ना, हिट एंड रन पॉलिसी है उनकी। कोई बात बोलते हैं और चले जाते हैं, कोई बात बोलते हैं और चले जाते हैं, उसका कोई बेसिस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसके आदी हो चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, उसको गंभीरता से लेने का विषय भी नहीं है। लेकिन गंभीरता से लेने का विषय लालचंद जी ये बहुत बहुत सीधा और स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आप एक ड्रामा रच के और जो है अपनी जांच के अंदर में सहयोग करने पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी का जुलूस निकाल करके आप, मुझे लगता है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि आप सोचिए कि आप एक ऐसे केस के अंदर में एक एक्यूज्ड हैं जिसने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया। कल्पना करिए, देश की राजधानी को आपने शराब की राजधानी बना दिया और आपके मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आप कल्पना करिए कि एक भी भारतीय जनता, आप कल्पना करिए सर, आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी प्रवक्ता इस बात का जवाब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहा है कि साहब आपने इतनी शानदार पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट करी थी, मैं जवाब लेता हूं ना, दोबारा वापस क्यों ले लिया? पीयूष जी से कोशिश करते हैं जवाब लेने। 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिल्ली में ठोका क्यों दिया? ठीक है, ये मूलभूत क्वेश्चन है। मैं पीयूष जी से लेता हूँ। ठीक है, राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे भी सवाल उठा चुके हैं। हाँ, मैं पीयूष जी दो बातें कहिएगा। एक तो शिवम जी ने जो कहा कि भाई एक तो शराब नीति लाई क्यों और उसके बाद बड़ा आनंद फानन में हड़बड़ा कर वापस ले लिया, और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 9 साल तक एसआईटी जांच का सामना किया है पीयूष जी, और कोई इस तरह का हमें ड्रामा वगैरह देखने को नहीं मिलता था। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्यों राजनीतिक ड्रामा फुल बिल्कुल किया जाए, जो कि दिल्ली में हम देख रहे हैं। देखिए, राजनीति तो इसलिए इतनी परोक्ष तौर पर हो रही है क्योंकि चुनाव सामने है और ये सब लोग जानते हैं, और हर राजनीतिक दल को अपना अपना स्टेटमेंट रखने का अधिकार है। ठीक है, आप काफी हद तक बात को स्वीकार रहे हैं। ठीक है,
देखिए, स्वीकारने की बात नहीं है, एक स्टेटमेंट है। हम ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार व्यक्तित्व हैं, और यदि कट्टर ईमानदार व्यक्तित्व हैं और उसको फंसाने की बात करी जा रही है, अच्छा, तो विरोध का सीधा साधा तरीका जो दिखता है कि भाई बापू के चरणों में जाएं और बापू से आत्मबल और शक्ति की मांग करें और सारी चीजों को सामने सामने के तौर पे देखें और फेस करें। अब रही बात दूसरी, जो शराब घोटाले की जो इन्होंने बात की, तथाकथित शराब घोटाले की बात है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने इस बात को हो चुके हैं, कई चैनल्स पे हम लोग इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि भाई आप अभी तक कॉर्पस तो डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि कितने का घोटाला है। 144 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है। दूसरी बात एक और की जिस वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। अब तो वो तय तो कर नहीं पाई अभी 2 महीने से कि भाई कितने का घोटाला है। एक घोटाला होता है भाई, एक 2G घोटाला था या कोल CWG स्कैम था, तो CAG ने एक पर्टिकुलर बात कही थी कि भाई इतने करोड़ का घोटाला है। अभी आप कॉर्पस डिसाइड कर नहीं पाते। दूसरी बात, जिनके ये पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास में सारी जांच एजेंसियां हैं, वो राजनीतिक दल स्टिंग ऑपरेशन का सहारा ले रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। अरे भाई, आपकी जांच एजेंसियां इतनी नाकारा है क्या कि जिसकी वजह से आपको स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ रहा है? वो नई बात, शराब नीति क्यों लाई गई? पंजाब में ये शराब नीति फायदा दे रही है। जवाब लेते हैं, है ना। जब अनधिकृत एरियाज में LG एक नोट डाल देते हैं कि वेंट्स नहीं खोले जा सकते, वेंट्स का नंबर आधा रह जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर में 34% का लॉस होता है। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में 34% का लॉस। जिस स्टेटमेंट को बीजेपी के सभी प्रवक्ता चैनलों पे बता के कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई यदि आप इसी तरीके से एक नीति लागू करने के लिए हमको फोर्स करेंगे, आधे हमारे वेंडर्स को अपने काम नहीं कर जवाब लेते हैं शिवम जी से। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। शिवम जी, 2 बातें। एक तो ये कह रहे हैं कि आप लॉस कितना हुआ ये तो बताइए, वो तो आप फिगर पहले अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन का सहारा क्यों लेते हैं? देखिए लालचंद जी, पहली बात की उसका कॉर्पस कितना है, उसका अमाउंट कितना बड़ा घोटाला, वो हम तो लेमैन के तौर पे जो हम समझ पा रहे हैं, हमने तो पब्लिक डोमेन में रखा ही है। जाहिर सी बात है, वो तो एजेंसियां कितना होगा वो CBI तय करके आपको बता देगी, उसकी चिंता मत कीजिए। जल्दी आपको CBI जब आपको नोटिस देगी ना, जब अपनी जांच पड़ताल कर लेगी और पब्लिक डोमेन में चीजों को लेकर के आएगी, तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। इसमें चिंता का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। कहावत ही बदल डाला आपने ये शराब घोटाले के मामले में। दूसरी बात आपने ये कही, अभी मैं डॉक्टर साहब को पूछ रहा, डॉक्टर साहब ये कह रहे 2 महीने से लगातार जांच की एक प्रक्रिया होती है डॉक्टर साहब। उस जांच की प्रक्रिया के अंदर जब आप कोऑपरेट करते हैं, जब आप जाकर के करते हैं, तो आपका वास्तव में मामला इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसके अंदर में चिन्हित करना आपको एक अपने आप में टास्क होता है। तो उसी काम पे लगे हैं, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। मतलब आपकी इंसाफ होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया में देरी है। छोटा सा बात अभी पीयूष जी बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर में उनको इतना नुकसान हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। लालचंद जी, आपको फैक्ट को समझना होगा। दिल्ली के मास्टर प्लान को जो आदमी दिल्ली नहीं समझता है, मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली की सरकार के अंदर में दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को समझते ही नहीं है। दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, ऐसी एक क्लॉज था। अगर उस क्लॉज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात को प्रमाणित ठीक है। अब स्टिंग वाले पे जवाब दीजिए। समझना होगा कि शराब के ठेके आप अगर स्कूल्स के बाहर खोलेंगे, कॉलेजेस के बाहर खोल देंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाद आप खोलेंगे, तो आप इन सबको अवेयर करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? ठीक है, स्टिंग वाले पे दीजिए आप जवाब। पर आपने दिल्ली के अंदर में 2 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दे दिया। आपने ये तय कर दिया साहब कि दिल्ली के अंदर में जो शराब बनाती हैं कंपनी, उनको रिटेल सेक्टर में शराब खोलने का अनुमति। शिवम जी, अब वो स्टिंग वाले पे दीजिए जवाब कि स्टिंग क्यों करते हैं आप लोग? देखिए, हम थोड़ी स्टिंग कर रहे हैं भाई, हमने भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज नहीं किया स्टिंग सोशल मीडिया पे किसी ने रिलीज किया, उसको हमने दिया। लेकिन दुख की बात है कि उसके अंदर जो उसने फैक्ट कहे, उस पर इनका जवाब नहीं आएगा कि 2% के 12%, 6% रिवर्ट ले लीजिए, उस पर इनका उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन उस पर जरूर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सब स्टिंग ऑपरेशन का हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे को CBI पे पूरा विश्वास है। और मैं फिर कह रहा हूँ, CBI हिंदुस्तान की शानदार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसके क्रेडेंशियल शानदार है, उसकी स्वायत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। उसकी मैंने कहा ना, देखिए आम आदमी पार्टी की आदत है लालचंद जी, आप हिंदुस्तान के न्यायालय को देख लीजिए, तो इन्होंने धूमिल किया। हिंदुस्तान की कोई संस्था तय कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन पे इनको विश्वास नहीं, देश के राष्ट्रपति पे इनको विश्वास नहीं, देश की न्यायालय पे इनको कोई विश्वास नहीं, देश की पुलिस, CBI, ED पे कोई। हालांकि इसी व्यवस्था में 2 राज्यों में सरकार बनी है, इसी व्यवस्था में दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनी है उनकी, ये भी बात सही है। मैं आप लोगों
के पास लौटूं, लेकिन उर्मिलेश के पास एक बार चलता हूं। उर्मिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोई लंच ब्रेक वगैरह भी है या फिर मैराथन पूछताछ है मनीष सिसोदिया से? क्या वहां पर जानकारी मिल रही है? कुछ हलचल दिख रही है या हलचल जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर और बापू की समाधि राजघाट पर ही हलचल थी? उर्मिलेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बात यही है कि पूछताछ चल रही है और जो सवाल डॉक्टर पीयूष जोशी जी उठा रहे हैं समय का, तो हम जानते हैं पीयूष जी कि मामले यहां पर कितने लंबे लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है। हम कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अगर कहीं सवाल उठे हैं तो उसके जवाब दें, बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के जवाब दें और उसकी तह तक जाएं और उसका निदान करें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर पीयूष जोशी जुड़ने के लिए, शिवम छाबड़ा जुड़ने के लिए और उर्मिलेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे सीबीआई की पूछताछ चल रही है। लेकिन वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि बैकफुट से फ्रंट फुट पर जो आने की कोशिश रहती है, उसके तहत आज भी सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले फुल राजनीतिक ड्रामा हुआ है। और अब हम इस वक्त में बात करने वाले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव की, क्योंकि बड़ा ही संयोग सुसंयोग बना है 24 साल के बाद, यानी 2.5 दशक कह लीजिए, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस आज अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए कर रही है वोट। और इसी प्रक्रिया में अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में किया है अपने मताधिकार का प्रयोग। 24 साल बाद हो रहे अध्यक्ष चुनाव में परिवार के करीबी और ऑफिशियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और साथ ही G23 यानी बागी ग्रुप के माने जाने वाले और पार्टी में अलग राय रखने वाले शशि थरूर खड़गे से मुकाबला कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को नतीजा आएगा, तब 2 दशक से भी अधिक समय के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन पाएगा। वोट डालने के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा उन्हें इसका लंबे समय से इंतजार था। गांधी परिवार पर लगे वंशवाद के आरोप से इस वोटिंग के बाद लोगों की शिकायत दूर होगी क्या, यह सवाल बनता है। और साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि परिवार से अलग क्या कोई अध्यक्ष अपना अलग अस्तित्व बना पाएंगे या फिर कठपुतली अध्यक्ष होंगे। कुछ उदाहरण है, पीवी नरसिंह राव, सीताराम केसरी। आपने देखा है कि परिवार के बाहर के जब अध्यक्ष बनते हैं तो उनका क्या होता है, उनका हश्र क्या होता है। 24 साल बाद होने वाले कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शोर ही ज्यादा है, लेकिन यह तय है कि 9,000 से भी अधिक जो डेलीगेट्स वोट डालते हैं वो तो गांधी परिवार के लिए ही समर्पित हैं। तो इस हालत में किसी को भी नया अध्यक्ष बनने के लिए 10 जनपद का समर्थन तो जरूरी हो जाता है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था और इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट थे और उनके नाम की जोर शोर से चर्चा थी। लेकिन जब अशोक गहलोत ने मना कर दिया और राजस्थान का जो राजनीतिक उठापटक ड्रामा हुआ था, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में क्या होना है, क्या कुछ बदलना भी है या नहीं बदलना है, या जो नए अध्यक्ष होंगे उनके बारे में जो एक आशंका व्यक्त की जाती है कि कठपुतली होंगे, डमी होंगे, क्या होगा। विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनोद जी, मतदान आज आखिरकार हो रहा है, आखिरकार मतदान हो रहा है। मैं आखिरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 2.5 दशक से मतदान हुआ नहीं था, तो आखिरकार हो रहा है मतदान। तो ये बताएं कि क्या मुकाबला रहेगा, कहीं थरूर टिक पाएंगे इस मुकाबले में, क्या लगता है कुछ, या फिर एकदम से एक तरफा मुकाबला ही लग रहा है जितनी हलचल चली है पिछले दिनों? जी, पहले तो आपके सवाल का जो जवाब यही है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल
जो कैंडिडेट है उनके बीच में ये मुकाबला है। अब ऑफिशियल कैंडिडेट के मुकाबले में अनऑफिशियल कैंडिडेट जो शशि थरूर है वो कितना टिक पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। अब आप मुझे लगता है 19 तारीख को ये पता चलेगा कि शशि थरूर के वो कितने डेलीगेट्स के वोट मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये चौंकाने वाली बात नहीं है। ये 24 साल के बाद कांग्रेस में जो इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर यह संगठन का ये चुनाव हो रहा है। आप अगर कुल मिला के देखें तो 137 साल का जो पार्टी का इतिहास है उस इतिहास में अगर आप देखें तो 6 बार अभी तक चुनाव हुए हैं। और अब आप देखिए कि ये सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि 24 साल के बाद जो है ये पहली, आप कह सकते हैं ये पहला इलेक्शन है जी। तो इसलिए हैरान करने वाली बात होती है जब कभी भी कांग्रेस में इस तरह के आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि वंशवादी पार्टी है, परिवार से अलग पार्टी पे, पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं होता, उनको किसी तरह का ये मौका नहीं मिलता। तो कांग्रेस की तरफ से एक आप समझ लीजिए कि एक तरह की ये कोशिश हो रही है या कोशिश हुई है, प्रोजेक्शन हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये परसेप्शन की सियासत में कांग्रेस में जब आप ये देखें कि जब ये अध्यक्ष के चुनाव की बात थी तो जोर शोर से ये कहा गया था कि अशोक गहलोत कैंडिडेट होंगे और माना गया था कि अशोक गहलोत एक कांग्रेस के अपने कह सकते हैं कि ऑफिशियल कैंडिडेट या सर्वसम्मति से एक चेहरा बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत उसके लिए आप वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने राजस्थान का वो मुख्यमंत्री पद से त्याग नहीं किया। तो ऑब्वियसली उनके बदले में उनको लाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे सामने में। अब दूसरा सवाल ये है कि आप ये देखिए कि इनकी जो पहचान रही है शशि थरूर की वो G23 के ग्रुप से रहे। अब G23 ग्रुप के साथ साथ में उनकी अपनी एक पहचान इस तरह से रही है कि वो पार्टी में और पार्टी के बाहर भी वो एक तरह से बोलने के लिए माने जाते हैं कि शशि थरूर अपनी राय रखते हुए दिखते हैं। आज भी वो अपनी राय रखते हैं जब वो कहते हैं कि उनको सारी डेलीगेट्स का पता नहीं चला। उनको ये भी आज भी वो बात कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस में जो एक आवाज हो, एक डिस्कशन हो, एक प्लेटफॉर्म बने, संगठन की पूरी तरह से ऊर्जावान बने। तो वो एक जिस तरह से कांग्रेस का एक मॉडल लाना चाहते हैं उसमें उनको लगता है कि वो एक कंपटीशन में जो बीजेपी की 24/7 वाली पार्टी है उसकी तरह वो पार्टी को करते हुए दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरह से अगर आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आप देखिए कि तो पार्टी में सीधे सीधे वो ऑफिशियल कैंडिडेट है या गांधी परिवार की तरफ से उनको एक तरह से सामने में लाया गया है। तो उनका जो समर्पण होगा, उनकी जो इंटीग्रिटी है वो परिवार से ज्यादा है या पार्टी में, तो ये बात तो अभी बहस की है। लेकिन आप ये जो 9,000 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं, जो आप कई डेलीगेट्स ऐसे हैं जिनको आप लालजी आप कह सकते हैं कि जब पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, AICC में चुनाव नहीं हुए, WCC में चुनाव नहीं हुए, तो ऐसी हालत में वो डेलीगेट्स कौन है? तो वो सारे डेलीगेट्स तो मैक्सिमम वही नॉमिनेटेड ही हैं। जो नॉमिनेटेड डेलीगेट्स जो है वो आज वोट करने जा रहे हैं। तो ये सारा सवाल इसलिए बनता है कि पार्टी में एक तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है या पार्टी संगठन को इस तरह से मजबूत बनाने की कोशिश में है कि वो आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ में एक मजबूती से खड़े हुए दिखने की कोशिश करे। लालचंद जी। और इसके साथ ही मुकाबला कैसा होगा इसकी एक झलक थोड़ी सी ये भी मिलती है कि राजस्थान में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिल पाए हैं, ये भी खबर है। तो मुकाबला कैसा होगा वो हम जरूर समझ सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है विनोद जी कि जो कोई भी बनेंगे, खड़गे बनेंगे, मान के चलते हैं खड़गे बनेंगे, सवाल ये है कि क्या वो कुछ अलग अस्तित्व दिखा पाएंगे? क्योंकि सीताराम केसरी, PV नरसिंह राव, इन सब का हश्र हमने देखा है। ये बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आपने कहा राजस्थान में उनको एक रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं मिला, तो इसके पीछे आप एक और कारण देखिए। शशि थरूर केरल से आते हैं और जिस दिन शशि थरूर ने केरल से एक सांसद के रूप में आके और पार्टी में अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो एटलीस्ट आप देखिए कि 10 डेलीगेट्स की उनकी जरूरत होती है कि उनको सपोर्ट में उनको सेकंड करे कि वो हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। केरल ने अपने आप उनका स्टेट है और वहां सारे नेता जो भी डेलीगेट्स के थे उसके तरह से कहा गया कि हमारा नेता सिर्फ राहुल गांधी है और राहुल गांधी के अलावा हम किसी को अपना नेता नहीं मानते हैं। इस मतलब केरल में जहां वो उनका होम स्टेट है वहां भी उनको कोई डेलीगेट नहीं करने जा रहा है। उसी तरह आप यूपी में देखिए कि अभी प्रमोद तिवारी यही बात कहते हुए दिखे कि शशि थरूर के हम लोग मानते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है वो सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे यूपी के जितने भी डेलीगेट्स हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है, वो वोट सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट में कर रहे हैं। तो ये एक जो कोई भी संभावना जो मुकाबले की बात दिखाई जा रही है या मुकाबले के होते हुए बात परसेप्शन बनाई जा रही है, ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है।
आप ये देखिए, आपके सामने में उदाहरण है, जब सोनिया गांधी के सामने में जितिन प्रसाद खड़े हुए थे तो आप देखिए कि कितने वोट जितिन प्रसाद को मिला था। बिल्कुल वही चीजें आपके सामने में है कि जब गांधी परिवार का सपोर्ट या 10 जनपद का वो सारा जो एक वीटो आप कह सकते हैं, जिस कैंडिडेट के लिए होता है और जिसका होता है, अल्टीमेटली पार्टी के अध्यक्ष पद से वही सुशोभित होते हैं। दूसरा सवाल जो आपका नेतृत्व का रहा और उसके बाद एक चेहरा का रहा, तो देखिए कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर आप देखें कि इस दौर में प्राइम मिनिस्टर ही वहां पार्टी के अध्यक्ष रहे, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। तो आप ये देखिए कि ये धारा जो कांग्रेस की आप आंदोलन की देख रहे हैं वो ऐसा होता हुआ नहीं था। पहले तो गांधी जी के नेतृत्व में वो कांग्रेस था, तो गांधी जी जब कांग्रेस का एक लीडर होते थे तो अध्यक्ष कौन हुआ है उसका कोई बहुत मतलब या बहुत डिस्कशन नहीं होता था, क्योंकि गांधी जी जो सत्याग्रह जैसे जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनाते थे वो गांधी जी बनाते थे, कांग्रेस में वो रिजोल्यूशन आता था, वो पास होता था। बिल्कुल यही परंपरा में आप देखिए कि कांग्रेस में अब लीडर और अध्यक्ष दोनों एक ही होते हैं। तो इस परंपरा में जो भी उनकी राय है वही राय पार्टी की होती है। तो इस हालत में क्या आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई अपनी राय बनाएंगे या उनको जो लीडरशिप है गांधी परिवार का वो लीडरशिप जो है उनकी राय को तुरंत एक्नॉलेज कर ले। अभी आपका इलेक्शन आपके सामने में है, गुजरात में है, हिमाचल में, हिमाचल का डेट अनाउंस हो गया है। तो क्या मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राजस्थान, गुजरात में या हिमाचल में जाके अपना कांग्रेस में कोई जान फूकने का ऐसा मुद्दा रखते हैं? तो वहां चेहरा फिर राहुल गांधी होंगे, वहां प्रियंका गांधी होंगी, वहां सोनिया गांधी होंगी। तो फिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने में आने का, संगठन में चेहरा बनाने का मकसद क्या पूरा होता है? तो इन सारे बहुत सवाल हैं जिस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। 19 तारीख को आपको ये जरूर सामने में आ जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए अध्यक्ष हैं या शशि थरूर अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लालचंद जी साथ ही एक सोनिया गांधी ने आज मतदान करने के बाद एक बयान दिया है कि इस दिन का उनको लंबे समय से इंतजार था। तो एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ इस तरह की खाना पूर्ति होती है और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद खड़गे जो हैं वो डमी कैंडिडेट के तौर पर या कठपुतली के अध्यक्ष के तौर पर साबित हो सकते हैं, तो फिर यह भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या फिर इसी समय का लंबे समय से इंतजार था क्या? देखिए राजीव, ये सवाल अगर आप सोनिया जी ने वोट करते हुए जो बात कही है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक कन्फेशन भी है उनका, एक ऑनेस्ट आप कन्फेशन मान सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि राहुल गांधी के रिजाइन करने के बाद आप ये देख लीजिए कि 2019 से ही आप एक तरह से वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, वो बीमार भी है और पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी है, लेकिन फैसला जो भी होता रहा है पार्टी में राहुल गांधी करते रहे या राहुल गांधी की टीम करती रही है। आज भी राहुल गांधी जो है वही फेस है कांग्रेस के। भारत जोड़ो अभियान का जो उनका एक रिलॉन्चिंग है वो एक तरह से राहुल गांधी का एक नया फेस की तरह है, उनको एक रिलॉन्च किया जा रहा है पार्टी में। तो जब एक तरह पार्टी रिलॉन्च करने के लिए, राहुल गांधी को रिलॉन्च करने के लिए इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा कैंपेन, इतना बड़ा मीडिया कैंपेन, ये सारी चीजें हो रही है, उसके बीच में खड़गे को कल या 19 तारीख को अध्यक्ष पद जाने से बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन सोनिया गांधी ये बात कहते हुए जरूर दिखती है कि उनकी जो जिम्मेदारी है अध्यक्ष पद से वो कोई दूसरा ले ले तो वो शायद इस भार से मुक्त हो जाएगी। इसलिए वो शायद कहती रही, अभी कह रही थी कि हमें बहुत दिन से इंतजार था कि कम से कम ये वोटिंग आज हो जाए। तो ये वोटिंग आज उनके सामने में हुआ और उन्होंने वोट करते हुए ये बात कही थी। लाल जी, देखते हैं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष, लग तो रहा है कि खड़गे जी का बनना तय है और उसके बाद अध्यक्ष के तौर पर कैसे साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से विश्लेषण भी करने के लिए। और अब हम रुख करते हैं एक और गंभीर सवाल का, और ये गंभीर सवाल लगातार उठ तो रहा था लेकिन एक बार फिर से पूरी गंभीरता के साथ उठ रहा है। दरअसल एक बार फिर से बिहार के कानून व्यवस्था पर उठ रहा है बड़ा सवाल, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है नीतीश सरकार और वहां का प्रशासन। हाल की एक घटना है, पटना में चलती हुई दुरंतो एक्सप्रेस में बंदूक के दम पर लूट हो गई। कई यात्रियों का सामान लेकर अपराधी भाग गए। दानापुर के कुशेश्वर और मझौली हॉल्ट के बीच हथियारबंद अपराधियों ने रात 2 बजे लूटपाट की और हथियारबंद बदमाशों ने चलती हुई ट्रेन में यात्रियों से हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। और इस लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश चैन पुलिंग करके फरार हो गए। घटना की जब जानकारी मिली तो आरपीएफ की टीम ने मामला दर्ज किया और जांच की शुरुआत कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या संकेत मिलता है। ट्रेन में लूट की घटना बताती है
कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। इससे पहले भी महागठबंधन की सरकार जब बनी तब राज्य में बेगूसराय से लेकर चंपारण तक गुंडों के पिस्टल गरज चुके हैं। तो इन घटनाओं ने बिहार में 90 के दशक की जो घटनाएं होती थीं उसकी याद दिला दी है, जब जंगल राज का दौर हुआ करता था। नीतीश की महागठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उठते रहे हैं सवाल महागठबंधन की सरकार पर, और बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर बना ली है सरकार। और बिहार में ये जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और साथ में ये जो दुरंतो ट्रेन में जिस तरह लूट को अंजाम दिया गया है, कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए आलोक, चलती हुई दुरंतो ट्रेन, उसमें बंदूक की नोक पर लोगों से पैसे लूट कर आराम से निकल जाते हैं वहां पर गुंडे। क्या कर रही थी सरकार, क्या कर रहा है वहां का प्रशासन, और कितना बड़ा सवाल ये बिहार की कानून व्यवस्था पर आलोक? देखिए, पहले तो ट्रेन में चढ़े थे जो 20 लुटेरे थे, को चढ़े थे और उन्हें चेंज करके गाड़ी को रोका, और गाड़ी को रोकने के बाद जिस तरीके से उन्होंने मचाई सारे पैसे छीने, कहने छीने, एक तरह से यात्रियों ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और उन लोगों ने आराम से तमंचे लहराते हुए पूरे ट्रेन में लूटपाट की। लगभग 35-40 मिनट तक वो लूटते रहे ट्रेन में। और सबसे बड़ी बात जो जीआरपी होती है, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए राज्य की पुलिस होती है, वो उनसे लड़ने के बजाय उनसे मुकाबला करने के लुटेरों के, वो कह रहे कि आपको छिप जाइए, जो भी है यात्री यहाँ पे वो छिप जाइए, वहां चढ़े हुए उनको उसका मुकाबला करता है। तो ये नहीं, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से बेगूसराय में खुलेआम करते बाइक पे 2 लड़के गए और उन्होंने पूरा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो लोग फायरिंग करते रहे। तो इस तरीके से वही की गई। तो अब अपने बात करूं, मैं भी बिहार में रहता हूं, मेरा भी घर बिहार में, पटना जिले के मसौड़ी में, और कल हमारे एक बगल में एक युवक दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो ये छोटी जगहों पे जो कहानियां हो रही है, जो अपराध की जो घटनाएं हो रही है, वो लोग आ रही है। लेकिन जो बड़े लेवल पे जब होती है, जब सड़क पर आती है, तो लोगों को लगता है कि बिहार की स्थिति वाकई खराब है। लेकिन अगर अंचलों में चले जाए, अगर आप जस्टिस में चले जाए और कस्बों में आप चले जाए, तो ऐसी घटना बराबर लगातार हो रही है और प्रशासन मुख्य हुआ है। बराबर समीक्षा मीटिंग हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि कानून व्यवस्था पर कैसे कंट्रोल किया जाए। समीक्षा बैठक का कोई नतीजा, कोई सफल नतीजा बिल्कुल। आलोक, हम आपने देखा है कि 90 के दशक में ऐसी कई घटनाएं होती थी और इसीलिए कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। बीच में ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हर जगह पर होती हैं, बिहार में भी होती रही, लेकिन इस तरह की घटनाएं 20 साल बाद 90 के दशक की याद दिलाती हैं। सवाल ये मन में स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर बिहार में ऐसा क्या बदल गया जो 25 साल पहले वाली स्थिति एक बार फिर से दिखाई पड़ने लगी है। आलोक, देखिए, 90 का जो शिक्षा यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो 90 से जो 95 का कार्यकाल था यादव का, वो उतना बदनाम नहीं था। लेकिन जो 95 से जो दौर चला 2015 तक, वो वाकई जंगल राज था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके जो 2 साले थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन पूरा बिहार जानता है, किया जाती है, तो उन्होंने हुआ कि अपराधियों के जो हौसले थे, जो उनको पूरा का पूरा संरक्षण किया गया, सत्ता का संरक्षण किया गया। जब सत्ता का संरक्षण ऊपर से चलेगा तो नीचे समझ सकते कि हालत क्या हो जाएगा। हालत कानून व्यवस्था की हालत नाजुक हो गई, बेकाबू हो गई। तमाम तरह के नरसंहार के दौर वो आप याद करते, चाहे वो सेनानी का नरसंहार हो, चाहे वो पाठक का नरसंहार हो, तमाम तरह के शिकार हुए। जो कई तरह की सेनाएं बनी उस दौर में, रणवीर सिन्हा के नाम से आप, या नक्सलाइट का उदय हुआ, तो वो जो था बुरा दौर के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया बिहार में कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे, कानून व्यवस्था को बहाल करेंगे, हम विकास की बात, उन्होंने विकास की बात की। और उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने एक तरह से बदलाव लाया। और निश्चित रूप से जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की, तो व्यवस्था पर
वो उनको सुनाया गया एक तरह से की बयान रही। लेकिन उसके बाद फिर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थोड़ा था और फिर उसके बाद अभी फिर भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार गिरा है और फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ा है और आरजेडी उन्होंने अपना हाथ दिया है। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार खुद प्रशासन पर उनका कंट्रोल नहीं रहा है और कंट्रोल नहीं, अगर कंट्रोल है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती जी। और जिस तरह से बात सिर्फ इसी घटना की नहीं है, हाल के दिनों में हमने देखा बेगूसराय से लेकर के चंपारण तक गुंडों ने पिस्टल लहराए। सवाल यह है कि जो पीएम मटेरियल नीतीश कुमार ये मॉडल लेकर के पूरे देश में घूमेंगे, पीएम मटेरियल अपने आप को बताने के लिए, क्या इस तरह की जो व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, इस मॉडल को लेकर के नीतीश कुमार जाएंगे पूरे देश में कि हम पीएम मटेरियल हैं? अब नीतीश कुमार खुद कुछ कह ले, लेकिन जनता यहाँ देख रही है पूरे बिहार पे लगी हुई है और रोज जो खबरें आ रही है छोटी से लेकर बड़ी तक की खबरें आ रही है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, ये अपराधियों का इतना बढ़ गया है, उनको प्रशासन और कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल तौर पर अपने आप को घोषित करते हैं या उनके दल के लोग घोषित करते हैं या लालू प्रसाद यादव घोषित करते हैं, तो ये अपने आप को पटा होगा और पब्लिक देख रही है कि क्या हो रहा है बिहार। जी बिल्कुल, ये जिस तरह से कि बिहार पर ये लगातार सवाल उठ रहे हैं आलोक, निश्चित तौर पर आपने बताया कि आपका भी घर वहां पर पड़ता है और वहां पर इस तरह की वारदातें हुई हैं, बढ़ी हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो पुलिस प्रशासन आज से कुछ महीने पहले तक चुस्त दिखाई पड़ता था, आज वही प्रशासन, वही पुलिस और वही सरकार और वही व्यवस्था पस्त क्यों दिखाई पड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ जब था वो एक कंट्रोल उनका रहता था, वो सरासर नजर रखते थे प्रशासन पर, अधिकारियों पर, किन अधिकारियों की नियुक्ति हो अच्छे पोस्ट पे। जो दावेदार अधिकारी थे वो 15 सालों में काफी चीजें चले गए थे, उन्हें अच्छा पद नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब से सरकार बनी है तो वो अधिकारी जो डंटिंग में पड़े जिनके आरोप थे, तमाम तरह के आरोप थे, उनको उच्च पदों पर बिठाया गया है और यही कारण कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो पहले वाली जो 1995 और 2000 की बात आप कर रहे हैं उस तरह की हो रही है। दूसरी जो है कि प्रशासन की विफलता का एक और बहुत बड़ा कारण है जो शराबबंदी वहां पर हुई है। तो शराबबंदी के बाद प्रशासन ने खासकर वो अपराधियों के बजाय शराब पीने वालों को सजा ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पैसे मिल जाते हैं, अगर उनको पकड़ते हैं तो लाख 50,000 25,000 देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो उनका जो पुलिस महकमे बहुत बड़ा जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है वो शराब पकड़ने में लगी है। तो अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। और दूसरी और कहेंगे शराबबंदी के बाद वहां पर नशा खुरानी इतनी बड़ी है, आप कह सकते हैं वो जितने भी जो सूखे जो नशे होते हैं वो पूरे नशे का हो रहा है बिहार, और इसको भी बार को देखना होगा। जी, और इस दुरंतों की लूट की घटना पर अगर थोड़ी सी और बात करें तो ये कुशेश्वर और मझौली के बीच में ये घटना घटी है। आप निश्चित तौर पर उन इलाकों से को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्या वहां पर इस तरह की स्थिति थी ताकि अपराधियों ने उसको इसीलिए उस जगह को चुना कि वहां पर प्रशासन की पहुंच वैसी नहीं थी? देखिए, दानापुर जो है वो अपने आप में कुख्यात रहा है। दानापुर तक पूरा एरिया आप देखेंगे, पटना दानापुर, और पूरा एक बहुत बड़ा प्यारा इलाका है। तो वो अपराधियों का ढूंढ रहा है, पहले भी कर रहा है। अगर आप नाम सुनिए, यादव पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत मुख्य माने जाते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। इसके पहले भी एक विधायक उनकी हत्या, तो वो भी बहुत बड़े वहाँ के डॉन थे। तो वो जो पूरा एरिया है वो अपराधियों का घर पहले से भी खाया जाता है। पटना जिले का सबसे, अगर आप कहें कि हॉट अपराधियों का जो है नस्ली, वो दानापुर वो एरिया है। तो वो इसके भी उन लोगों ने जितना बहुत यहाँ पर हानि होगी हमें लूटपाट करने में, अपराध करने में और करने में, क्योंकि वो दियर इलाका है। तो ये सबसे बड़ी उसके लिए फायदेमंद वाली बात थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि मैंने पहले भी आपको बताया, जो के अंदर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है और दूसरा होती है सीआरपी। सीआरपी के अंदर होती है। तो सीआरपी जब आप गाड़ी में अगर आप चल रहे हैं ट्रेन की आपकी सुरक्षा के लिए, तो आप खुद ही चुके वहां पे कि आपको तो अपराधी से मुकाबला करना चाहिए था, आपको लोगों को बचाना चाहिए था। और मैं सचिन कहता हूँ, बिहार में हमने काफी ट्रेन यात्रा किया और काफी बिहार में पैदा ही हुआ हूँ। वैसी लाइनें जो कुख्यात थी, पटना गया लाइन कुख्यात थी, तो 2-2 घंटे छूट रहे थे,
देते थे ट्रेन को, जब जीआरपी होती थी। लेकिन जिस दिन भारतीय स्थिति होती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो वैकल्प कर सके या ट्रेन में कुछ डिस्टर्बेंस कर सके या ट्रेन में कुछ घटित हो। तो मैं अगर बिहार वासियों की तरफ से बोला जाए तो वैसे चुनिंदा ट्रेन है, सबने आप आरपीएस नहीं सप्लाई कर सकते। राज्य सरकार को डिमांड करनी चाहिए कि आरपीएस को वैसी ट्रेनों में सप्लाई करे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो ज्यादा जो यात्री ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो तो कहीं रेल में आरोप की अपराधों का जो ग्राफ हो वो रुक जाए। लेकिन रेल के पटरी से अगर आप नीचे उतरते हैं बिहार की धरती पर तमाम तरह की ये जो घटनाएं हो रही है उसके लिए क्या करेंगे नीतीश कुमार और सरकार? ये नीतीश कुमार जी बिल्कुल, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं नीतीश प्रशासन पर, नीतीश सरकार पर। क्या इस पर बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के प्रशासन की तरफ से कोई जवाब भी दिया जा रहा है या सिर्फ सवाल ही तैर रहे हैं? आलोक, मैं आपको बता रहा हूँ कि समीक्षा बैठकें हो रही है अपराध को लेकर के, जो चिरगिरी हो रही है नीतीश कुमार की या जो महागठबंधन सरकार की, उसको लेकर के हो रही है कि किस तरीके से आपको रोका, तरीके से अपराध से नो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन जैसे जब वो बैठक समीक्षा बैठक करते हैं अब कोई न कोई बड़ी घटना हो जाती है। तो अब ये कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, बहुत ऑफिसर्स हैं, बिहार में ग्रामीण ऑफिसर्स हैं, भारतीय पुलिस सेवा की बात करें या भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, तो उच्च लेवल पे जब तक अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, कानून व्यवस्था को समझने वाले, बिहार की स्थिति को समझने वाले अधिकारियों को नियुक्ति हो और उसके साथ एक कड़ा निर्देश हो कि अगर किसी थाने में अगर कोई घटना होती है तो थानेदार को कड़ी कार्रवाई कर सकती है नीतीश सरकार या बिहार प्रशासन। तो शायद अधिकारियों में यह डर है और अधिकारी को डर आई तो निश्चित रूप से वो अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कभी तक नहीं मिलता। ये बताइए आलोक, वही नीतीश कुमार हैं जो पहले भी मुख्यमंत्री थे, वही नीतीश कुमार हैं जो अब भी मुख्यमंत्री हैं, पीएम मटेरियल भी बताया जाता है। सवाल यह है कि यहां से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार पर, प्रशासन पर उसी नीतीश कुमार की पकड़ अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी? क्या निश्चित रूप से ये जानने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनकी पार्टी की अलायंस में, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको खुला छोड़ रखा था कि कानून व्यवस्था की बात हो या उसकी बात हो, निर्णय के स्वतंत्र है। बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई अपना राय नहीं रखेगी, लेकिन उसमें कोई आपको अड़चन नहीं। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी लालू यादव के साथ थे बात, तो उस महागठबंधन में यही हुआ था कि आर्थिक बहुत करीबी थे और वो सारा वो देखते जब प्रशासन, वो प्रशासनिक अधिकारी थे, पहले भी प्रशासनिक सारी चीजों पर नियंत्रण उनका था। तो लालू प्रसाद जब यादव महागठबंधन की सरकार जब बनी साथ में, तो ये जो सत्ता का जो केंद्र था वो के आवाज पे उठकर चला गया लालू प्रसाद यादव के आवाज पर। वहाँ वो ट्रांसफर पोस्ट लेकर तमाम तरह की चीजें हुई, इसको देखकर के नीतीश कुमार विचलित हुए और आरसीपी में रोल आरसीपी ने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी पर अपने पर मजबूर किया। लेकिन जो आरसीपी को बाहर कर दिया नीतीश कुमार जो उनके सबसे चहेते अधिकारी थे, चहेते नेता थे और सबसे विश्वास पात्र थे। तो पता अब इसमें जब उनको जब रास्ते से अलग किया गया तो वो जो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर अपने फॉर्म में है, जो तबादला हो रहा है, निर्णय लेने में जो नीतीश कुमार स्वतंत्रता थी उससे कहीं ना कहीं गिरावट आई है और इसी गिरावट का कारण ये है कि बिहार में अपराधियों को बिल्कुल। एक आपने एक बात का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को वो फ्री हैंड जो मिला करता था एनडीए के दौरान, महागठबंधन के दौरान वो फ्री हैंड शायद नहीं मिल रहा है। सुधाकर सिंह जो वहाँ के मंत्री थे, उनके बयान को याद कीजिए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जगजानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह। ऐसा लगता है कि सुधाकर सिंह ने जो बातें कही थी उसमें काफी हद तक दम है। आलोक, देखिए अगर सुधाकर सिंह की अगर बात करते हैं या जगजानंद सिंह की आप बात करते हैं, जगजानंद सिंह ईमानदार जा रहे हैं और आपको याद होगा 2010 में जगजानंद सिंह 2009 में लोकसभा के लिए चुनते थे आरजेडी से वो, तो उसके बाद हुआ कि 2010 से रामगढ़ की जो जगजानंद थी उसको सुधाकर सिंह दिया जाएगा। सुधाकर सिंह ने अपने बेटे को टिकट न देकर के एक कार्यकर्ता को टिकट दिया और टिकट मिल गया और उधर सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हुए। लेकिन जगजानंद सिंह ने अपने बेटे को ही हरवा दिया।
उसके बाद सुधाकर सिंह अगर मंत्री बनने के बाद ये कहते हैं कि मेरा पूरा जोड़ है 10 करोड़ का सुधार में महामूल हूँ, तो ये आप एक बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको लेकर एक खलबली मच गई थी अधिकारियों में, सरकारियों से लेकर के जो नेता थे उनके अंदर खलबली मच गई, क्या उन्होंने कहा। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को कहा कि अपने बयान वापस ले, लेकिन वापस नहीं लिया और एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करते थे और वो जांच करने जा रहे थे, लेकिन उनको अंतिम इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सिस्टम से लड़ नहीं सकते थे। तो सुधाकर की जो बात की है वो छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे अगर रहा तो आप समझिए कि कुछ और मंत्री है जो नहीं दिया गया या जिन पर नियंत्रण रखा जा रहा है, या मुझे लगता है नीतीश कुमार को या डर है कुछ आगे जो है उसके चुनाव से आगे जाकर कर सकता है, तो कुछ आपको पता चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और जी, जिस तरह से कि ये घटनाएं आ रही हैं उससे निश्चित तौर पर कई सवाल उठ रहे हैं। और यह भी सवाल उठ रहा है आलोक कि क्या नीतीश कुमार को इस तरह से निष्प्रभावी करके, यानी कि उनके कंट्रोल को कम करके, क्या कहीं ना कहीं आरजेडी वहां पर हावी होना चाहती है? कुछ प्लान चल रहा है लालू प्रसाद यादव के मन में, तेजस्वी के मन में? देखिए, और इस वक्त आप सीधे गुजरात के अहमदाबाद से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,